नमस्कार। इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 9 हम का पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, वो हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था अभिलाक्षणिक गुण और पदार्थ के बारे में कुछ, और अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि होता ना, कोई भी पदार्थ है या कह सकते हैं कोई भी मैटर है जो उसकी क्या होगी, तीन अवस्था यानी कि स्टेट्स, तीन स्टेट्स हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो वो ठोस होगी सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव, या फिर गैस। ये तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव या गैस। और एक ही पदार्थ की तीन अवस्था हो सकती है। जैसे कि जो आप ज़्यादा देखते होंगे वो होता है, जैसे जल है, जल का ठोस रूप क्या है? बर्फ है। और जो जल अपने स्वतः रूप में है वो क्या है? द्रव है। और जब वो भाप बनेगा, जैसे पानी को जब आप उबालते हैं तो भाप बनना शुरू हो जाता है उसमें, तो वो किस अवस्था में चला जाता है? गैस की अवस्था में चला जाता है। तो ये तीन अवस्थाओं के बारे में हमको इसमें देखना है। तो इसमें सबसे पहले कुछ कुछ गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? जैसे हमें सबसे पहले देखना है आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होगा। जैसे कल हमने देखा था कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ठोस में आकर्षण बल जो होगा वह सबसे अधिक होगा। दो कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली जुड़े रहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैसे कि अगर आपको बोले एक गिलास पानी दें और उसको दो छोटे छोटे गिलास में करने के लिए बोले तो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वही अगर बर्फ का एक टुकड़ा दें और बोले कि इसको दो अलग अलग बर्तन में डाल दीजिए, तो आप उसमें क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, आणविक बल जो लग रहा है वह अधिक है, ठोस में अधिक है। तो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होगा, द्रव में उससे थोड़ा कम होगा, और गैस में सबसे कम होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, लास्ट में जब ये वीडियो के लास्ट में हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। तो उस सारणी में एक इकट्ठा सारा कुछ लिखेंगे जिससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑफलाइन के बच्चों को भी मैंने उसी तरह पढ़ाया था। ठीक है। तो जैसे है आकर्षण बल, तो इसमें सबसे अधिक, इसमें कम, और इसमें सबसे कम, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें जो कण के बीच जो आकर्षण बल है वो ज्यादा लग रहा है, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे को ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, तो उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये हुआ आकर्षण बल के बारे में। अब है रिक्त स्थान के बारे में। रिक्त स्थान, तो ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होगा, सबसे कम। जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे जैसे रिक्त स्थान बढ़ेगा हमारी द्रव की अवस्था बदलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ठोस से द्रव और फिर गैस, मतलब गैस से द्रव और फिर ठोस। जैसे ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, इसीलिए तो आकर्षण बल सबसे अधिक हो रहा है, क्योंकि रिक्त स्थान दूर है। रिक्त स्थान का मतलब क्या होगा? खाली जगह। तो जब दो कण के बीच ज़्यादा जगह होगी तो बल कम लगेगा। सबसे कम बल किस में लग रहा है? गैस में लगता है आकर्षण बल सबसे कम। इसका मतलब सबसे अधिक रिक्त स्थान किस में आएगा? गैस में ही आएगा। ठीक है। तो ये हुआ रिक्त स्थान के बारे में। अच्छा, अब देखते हैं तापमान। एक ही पदार्थ का कोई ठोस अवस्था में है, एक द्रव अवस्था में है और एक गैसीय अवस्था में है। तो एक ही पदार्थ जो ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है, तो सबसे कम ठोस का तापमान होगा, फिर उससे अधिक द्रव का होगा और सबसे अधिक गैस का होगा। ये तो हुआ तापमान के बारे में। अब एक और प्रॉपर्टी आता है हमारा, वो है घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर इसको हम मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप में लिखें तो द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सीधा सा अर्थ यह है कि एक कण दूसरे कण ज़्यादा दूर है या कम है ना? अगर हम सीधे सरल भाषा में बोलें तो दूर है या कम है। जैसे कि आपने सुना होगा जनसंख्या घनत्व, तो यानी कि प्रति किलोमीटर में लोग ज़्यादा रहते हैं। कम घनत्व है मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की संख्या कम है। तो उसी तरह से यहाँ घनत्व है, यानी कि यहाँ पर कणों की संख्या थोड़े से जगह में बहुत
अधिक है, इसका मतलब ठोस में सबसे अधिक घनत्व होगा, द्रव में उससे कम होगा और गैस में सबसे कम होगा। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस करना। कॉम्प्रेस करने का सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि दो कण को एक दूसरे के नजदीक ले आना। तो ठोस को हम कॉम्प्रेस यानी संपीड्य नहीं कर सकते, है ना, और द्रव को बहुत कम कर सकते हैं और गैस को हम कर सकते हैं अच्छे से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, पहले से ही कम है, तो और हम कम नहीं कर सकते। यहाँ पर कणों के बीच थोड़ी सी दूरी रहती है, तो यहाँ पर कम करने की थोड़ी सी गुंजाइश है, बहुत इसमें भी नहीं है, द्रव में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। और गैस को पूरी तरह से संपीड्य किया जा सकता है। जैसे होता है ना, हवा हम जब भरते हैं तो पंप मारते हैं तो वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है हवा। या बड़े बड़े जो गैरेज वगैरह में जो बड़े बड़े गाड़ियों में जो हवा भरी जाती है कंप्रेसर से, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? वो कंप्रेस करके यानी कि संपीड करके हवा स्टोर की जाती है उसमें। तो क्या होता है कि गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो दोनों को एक दूसरे के नज़दीक हम एक बल के द्वारा लगाए करते हैं, तो इसी घटना को बोला जाता है संपीड्यता। ये जो गुण होता है उसको बोलते हैं संपीड्यता। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि कुछ ठोस के बारे में ही, जैसे आपका चीनी है। अब कहते हैं कि जैसे ठोस जो रहता है, आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर आप डाल दें तो उसका आकार नहीं बदलता है। ठोस में छोटे में हम लोग पढ़े थे कि ठोस में क्या होता है, बहुत छोटे जब आप होंगे तो ये आपने भी पढ़ा होगा कि ठोस का आयतन जो रहता है वह फिक्स रहता है और आकार भी फिक्स रहता है। आकार, आयतन और आकार दोनों फिक्स रहता है। द्रव में आयतन फिक्स रहता है लेकिन आकार फिक्स नहीं रहता है, और गैस में आयतन भी फिक्स नहीं है और आकार भी फिक्स नहीं है। ठीक है। तो अब आता है जैसे आयतन और आकार ठोस में, जैसे कि मान लिया चीनी है, आप एक गिलास पूरा भरकर चीनी रखिए। अब उसी गिलास वाली चीनी को आप उड़ेल कर किसी पतीले में अगर डाल देंगे तो वह पतीले के आकार का आकार लेना शुरू कर देगा, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका आकार फिक्स है? यहाँ पर बात आकार उसके पूरे आकार की नहीं, उसके कणों की आकार की। जैसे कि उसके जो कण हैं वो तो फिक्स है ना। जैसे चीनी क्या है, चीनी है तो वो बहुत सारा उसके जो कण है, छोटे 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 जो, मतलब वो कण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि उसके जो एक इकाई है, जैसे एक दाना, दाना कहते हैं ना, जैसे एक दाना चीनी है अगर, तो वो चीनी का आकार तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जाने पर नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पर आकार का अर्थ हुआ है। और आयतन का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 kg चीनी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम डालेंगे तो उसका भी आयतन नहीं बदलेगा, यानी कि जितनी चीनी इधर थी उतनी ही चीनी उधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए आयतन और आकार ठोस का नहीं बदलता। इसके अलावा जैसे आपका रबर होता है, तो यही बोलते हैं रबर तो जैसे खींच के हम बदल सकते हैं, है ना। ये बात अलग है कि हम छोड़ते हैं तो फिर वो छोटा हो जाता है, तो फिर उसको ठोस क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है कि कणों के बीच की दूरी बढ़ तो रही है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जब उस पर बल हटा दिया जाता है तो वो वापस उसी रूप में आ जाता है। तो ऐसे चीज़ों को भी हम ठोस कह सकते हैं, द्रव या गैस नहीं कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा आयतन हो गया, आकार। आयतन तुम्हारा आपका जैसे ठोस में और द्रव में दोनों में नहीं बदलता, गैस में बदल सकता है। जैसे कि आप क्या होता है कि गैस की कुछ मात्रा है, एक जगह से दूसरी जगह जो आप ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत बार बहुत सारा लीकेज हो सकता है, थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो वो बाहर चला जाता है, तो बराबर आयतन नहीं जाता। ठीक है। तो हम इसको एक सारणी के रूप में प्रयास करते हैं, सारणीबद्ध करने का। आपका शायद एक प्रश्न भी है सारणीबद्ध करने का। वैसे तो मैंने ऑफलाइन के बच्चों को सीधा सारणीबद्ध करके ही बताया था। जैसे यहाँ पर है ठोस, ये है द्रव और यह है गैस। ये तीनों को सारणीबद्ध करते हैं। सबसे पहले आकार आयतन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे आकर्षण बल, उसके बाद करेंगे संपीड्यता, उसके बाद करेंगे घनत्व, है ना। तो अगर हम आकार की बात करें तो आकार जो है
वह ठोस में नियत, नियत का मतलब क्या है, फिक्स रहता है, और द्रव में नियत नहीं रहता। गैस में भी नियत नहीं है आकार। अब बात आती है आयतन की, तो आयतन नियत है, द्रव में भी आयतन नियत है, किंतु इसमें नियत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आयतन हो गया, आकार हो गया। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का अर्थ क्या है, खाली स्थान, कि खाली स्थान है या नहीं है। जैसे ठोस में खाली स्थान है दो कणों के बीच, लेकिन बहुत ही सबसे कम, यानी कि नहीं के बराबर आप कर सकते हैं, सबसे कम, नहीं के बराबर। इसमें क्या होगा, द्रव में ठोस से अधिक होगा रिक्त स्थान, ठोस से अधिक, और यहां हम कर देंगे सबसे अधिक। तो आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में अगर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं भी क्लास में मैक्सिमम कोशिश करता हूँ इस तरह की चीज़ों को टेबुलर फॉर्म में ही बता दूँ। यहाँ पर मैं टेबल के रूप में बताया, आगे क्वेश्चन भी आ गया कि सारणीबद्ध कीजिए, तो बच्चे सीधा यही लिख दिए उसमें, है ना, आसान हो गया। अब आता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल का मतलब क्या है कि एक कण दूसरे कण के बीच कितना ज्यादा आकर्षित है। तो ठोस में सबसे अधिक हो जाएगा, यह सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद है इसमें ठोस से कम होगा, और इसमें सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। अच्छा, आकर्षण बल की बात हो गई। अब हम करते हैं जैसे संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को कितना ज्यादा कंप्रेस कर सकें, यानी दबा सकें। तो ठोस को दबाना बहुत मुश्किल का काम है, तो संपीड्यता क्या होगी, नहीं होगी। कभी कभार बहुत रेयर केस में होगी, जैसे आप कह सकते हैं रबर है, लेकिन वो क्या है, ठोस है, लेकिन उसको आप दबा के उसको छोटा तो नहीं कर सकते, है ना। उसको कहते हैं अर्ध ठोस एक है, जैसे कि आपका कुछ होता है ना, जैसे कह सकते हैं जिसको दबाने पर वो मुड़ जाता है, उसका आकार नहीं बदलता। जैसे कि गीला आटा हुआ, उसके बाद आपका जैसे गीली मिट्टी हुई, ये सब संपीड्य नहीं कर सकते, संपीड्यता नहीं दिखाएगी। ये थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा। यहाँ संपीड्यता सबसे अधिक संपीड्य कौन होगा, गैस होगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व का अर्थ क्या है कि कितना ज़्यादा छोटे से इकाई जगह पर कणों की मात्रा कम है या अधिक है। तो ठोस में घनत्व सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। इसमें क्या होगा, ठोस से कम होगा। अच्छा, और इसमें सबसे कम होगा घनत्व, क्योंकि एक कण और दूसरे कण के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल में बहुत ही कम कण आएंगे, तो इसलिए इसका घनत्व क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हुआ ठोस, द्रव और गैस के बारे में कुछ चर्चा। अगर इसमें कुछ आपका जैसे कुछ प्रॉपर्टी अगर छूटा होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर किताब में मैं देखता हूँ अगर कुछ छूटा हो तो, है ना। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, तब मैं बताऊंगा कि एलपीजी वगैरह के सिलेंडर में वो अंदर में लिक्विड जैसा दिखता है, लेकिन बाहर निकलता है तो गैस जैसा क्यों आता है। तो इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब जैसे है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो आप यह देखिए, वायु है, फिर चिमनी का धुआं है, फिर शहद है, फिर जल है, चौक है, रुई है, और फिर लोहा है। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा
गैस है, इसके आधार पे आप पहले बंटवारा कर दीजिए, तो आप पाएंगे जैसे इसमें गैस क्या क्या है, तो वायु, चिमनी का धुआं और कोई नहीं है, और कोई भी गैस नहीं है। तो गैस दो है, तो सबसे पहले गैस में दो आ गया, वायु और चिमनी का धुआं। अच्छा, उसके बाद है शहद और जल। शहद जल आपका द्रव है। अच्छा, उसके बाद है रुई, लोहा और चौक, ये तीनों आएंगे ठोस में। तो सीधा सा बात है, सबसे पहले सबसे कम घनत्व यहाँ पर आपको बढ़ते हुए, हाँ बढ़ते हुए है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वायु और चिमनी का धुआं सबसे पहले आएगा, और उस दोनों में भी पहले क्या आएगा, सबसे कम होगा वायु का, क्योंकि आप जो शुद्ध वायु लेते हैं उसमें कुछ और कण मौजूद नहीं होते हैं, है ना, केवल गैसीय कण मौजूद होते हैं। लेकिन जब चिमनी से धुआं आता है ना, तो वो कोयला जो जलता है उसके कण भी आते हैं, है ना, और बहुत सारी हानिकारक गैसें भी उससे निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। तो चिमनी का धुआं सेकंड स्थान पर आएगा, पहला पे आपका आएगा वायु। अच्छा, अब द्रव में आते हैं, तो द्रव में इसमें क्या क्या है, जल और शहद। तो आप देख सकते हैं, आप घरों में भी अगर आपका मधु होगा, शहद मधु, तो क्या होता है कि जल हल्का होता है, पतला होता है, और शहद मोटा होता है। आप ऐसे प्रैक्टिकल भी मतलब साधारण देखते ही होंगे। तो उसके बाद पहला हुआ आपका वायु, फिर हुआ चिमनी का धुआं, उसके बाद हुआ आपका जल, और उसके बाद आपका आएगा क्या, शहद। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ठोस। ठोस में क्या है, रुई और लोहा, है ना। तो क्या होता है कि रुई और लोहा, अब रुई, लोहा और एक और है चौक, है ना। तो अब ये तीनों में क्या है कि रुई क्या होता है, रुई के बीच बहुत कम स्थान रहता है, मतलब बहुत अधिक स्थान रहता है, यानी कि उसको बहुत अधिक हम दबा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ठोस में आपका रुई सबसे पहला आएगा, उसके बाद आएगा आपका चौक, है ना। चौक में रिक्त स्थान होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। अच्छा, उसके बाद लोहा, लोहा के बीच में रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है उसके कणों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे संपीड़ितता में कभी कभार लिख सकते हैं, जैसे अभी रुई आया तो मुझे याद आया कि रुई ऐसा चीज़ है जिसको आप संपीड़ित कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है। अच्छा, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब है पदार्थ, दूसरा का पहला क्वेश्चन 2A, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो आपका यही सारणी है, इसी को सारणीबद्ध करना है। इसी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था। फिर है 2 का B, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। चलिए, अच्छा याद आ गया कि गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होगी। हाँ, मैं बोल रहा था ना कि कुछ कुछ जो गुण हैं जो शायद मिसिंग हो, जैसे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस में सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके कण एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो गति कम करेंगे। तो यहाँ गतिज ऊर्जा इसमें सबसे कम और गैस में सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या होगी, ठोस से अधिक होगी, ठोस से अधिक। अच्छा, दृढ़ता क्या होती है? दृढ़ता यानी कि आप किसी चीज को दबाएं और वह दृढ़ रहे, यानी कि कहीं उसमें कोई मतलब कुछ टेम्पर मतलब डेंट मतलब कि कुछ भी उसमें बदलाव ना हो। तो ठोस में दृढ़ता सबसे अधिक होगी। दृढ़ता, यहाँ पे जगह कम है, सॉरी। तो दृढ़ता यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दृढ़ता इसमें क्या होगी, सबसे अधिक होगी, सबसे अधिक होगी, और इसमें दृढ़ता सबसे कम होगी, सबसे कम, और यहाँ पर ठोस से कम, ठोस से कम। अब आता है तरलता। तरल का मतलब होता है, तरलता का मतलब होता है बहना। तो बहेगा कौन? गैस सबसे अधिक बहेगा, द्रव थोड़ा सा कम बहेगा, और ठोस सबसे कम बहेगा। आप इसमें लिख सकते हैं तरलता में, जैसे तरलता है तो तरलता में आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें सबसे कम, तरलता में, ठोस में लिखेंगे सबसे कम, और इसमें सबसे अधिक, सबसे अधिक। और इसका तरलता क्या हो जाएगा, द्रव का गैस से तो कम होगा लेकिन ठोस से अधिक, द्रव में होगा गैस से कम किंतु ठोस से अधिक, ठोस से अधिक। ये हो गई
तरलता की बात, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है। आकार, आयतन, रिक्त स्थान, आकर्षण बल, संपीडितता, घनत्व, गतिज ऊर्जा, दृढ़ता, तरलता। तो 3, 3, 6 और 3, 9 और एक दो और प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, जैसे है गैस का भरना, टिप्पणी कीजिए तो आपको दृढ़ता यानी टिप्पणी करना यानी कि बताना है कि वो चीज़ है क्या। तो दृढ़ता क्या है कि आप किसी चीज़ को कितना उसमें बदलाव कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा दृढ़ता, है ना। जैसे कहता है ना लोग, जैसे मैं अपने वचन पर दृढ़ हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वह अब बदल नहीं सकता, तो यानी कि उसके कणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वो कहलाया क्या, ठोस। इसीलिए लिखा दृढ़ता सबसे अधिक है इसमें। अच्छा, उसी तरह से आप संपीड्यता कर सकते हैं कि हम दो कणों के बीच की दूरी कितना कम कर सकें, तो उसको बोलेंगे हम संपीड्यता। तरलता का मतलब क्या हुआ, जो जितना ज़्यादा बह सके। उसके बाद बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में क्या होते हैं, गैस को आप भर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उसका बदलाव होगा, उसका आयतन क्या होगा, नियत नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह से आप आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि जितनी तेजी से वह गति करता है ना, कितनी गति वह कर सकता है, तो वो हुआ गतिज ऊर्जा। तो इसके कणों के बीच में गति नहीं होती है, तो सबसे कम गतिज ऊर्जा, फिर ठोस से अधिक और इसमें सबसे अधिक। उसके बाद है घनत्व। घनत्व क्या है, प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं, है ना। अच्छा, अब आता है तीसरा क्वेश्चन। इसमें बताता है कारण बताएं। अब है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। तो कह रहा है कि एक बर्तन है, उसमें अगर गैस भरते हैं तो पूरा कैसे भर देता है। तो पूरा भरने का कारण यह है कि उसमें क्या होता है, दो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत अधिक है ना। जैसे आप एक बर्तन ले लिए यहाँ पर, आपका गैस के कण क्या है, बहुत दूर दूर हैं, बहुत नज़दीक नहीं है। तो दूर दूर हैं तो क्या होगा, पूरा स्थान घेर लेंगे। जैसे कि आपका कमरा बहुत बड़ा है ना, कमरा कितना भी बड़ा हो, अगर सब दूर दूर बैठेंगे तो क्या होगा, लगभग आप बहुत सारा सामान रख देंगे, लेकिन सब क्या करेंगे, दूर दूर रख देंगे, बीच बीच में थोड़ा करके रख देंगे, बीच में का स्पेस थोड़ा सा अधिक रखेंगे, लेकिन आपको क्या है, चारों तरफ से अगर देखा जाए तो कमरा आपका भरा हुआ लगेगा, है ना। और अगर एक तरफा आप सामान रख देंगे तो कमरा आपका खाली लगेगा, तो इसीलिए बर्तन भरा हुआ दिखता है। अच्छा, दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है ना। तो दबाव में आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि गैस भी क्या करती है, दाब लगाती। क्यों, क्योंकि हर एक कण क्या करता है, एक बल लगाएगा, तो बल के कारण हमारा दाब लगेगा। ठीक है। अच्छा, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। तो लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है, यही कारण बताना है। तो लकड़ी की मेज आपकी ठोस इसलिए कहलाएगी क्योंकि इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वह द्रव और गैस से अधिक है। साथ में क्या है कि यह दृढ़ है ना। जैसे कि आप इसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक आप इसमें कोई अलग से बल न लगाएं, है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डी है, हवा में हम आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना होगा। जैसे कराटे करने वाले होता है ना, जैसे लकड़ी का एक स्लैब है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसको हाथ से तोड़ कर दिखाते हैं, यानी कराटे में दक्ष होना पड़ेगा लकड़ी के तोड़ने के लिए, लेकिन आप हवा में हाथ ऐसे हिला सकते हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है कि दो कणों की, कल भी हमने पढ़ा था अभिलाक्षणिक गुण में रिक्त स्थान, कि दो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो ठोस में यह रिक्त स्थान सबसे कम है। तो मान लिया कि ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, तो मैं इसमें अगर हाथ चलाऊंगा बहुत तेजी से तो क्या होगा कि हमें चोट भी लग सकती है, और हमें अगर हमारे हाथों में उतनी ताकत अगर नहीं हो तो क्या हो, दो कणों के बीच की जो दूरी है उसको हम और दूर नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका हवा है क्या, गैसीय अवस्था में, तो आप देख सकते हैं रिक्त स्थान गैस में सबसे अधिक है। तो हम क्या होता है कि जो दो कण हैं छोटे छोटे, उनके बीच की जो दूरी दूर है, मतलब कि उनके बीच का स्थान अधिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों स्थान के बीच से अपना हाथ आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े में नहीं निकाल सकते। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, तीसरा पूरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। यह थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट किताब में नहीं दिया है। तो देखिए होता क्या है
कि पानी जो रहता है अन्य पदार्थों से अलग प्रकृति दिखाता है, उसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। जनरली क्या है कि जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं किसी भी पदार्थ का, तो क्या होता है उसका आयतन जो रहता है वह कम हो जाता है। जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे उसका आयतन मतलब तापमान कम करेंगे तो उसका आयतन कम हो जाता है ना, और जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ता चला जाता है। लेकिन जल ऐसा है, जल में क्या होता है कि जैसे जैसे तापमान इसका कम होगा, तापमान जैसे जैसे गिरेगा इसका आयतन भी बढ़ता जाता है, आयतन बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा, और हमारा घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो हमारा आयतन नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में है, तो आयतन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे घनत्व तो क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा, घनत्व तो कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक बर्फ का टुकड़ा लें और थोड़ा सा पानी लें तो आयतन बर्फ का अधिक होने के कारण इसका घनत्व कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा आराम से तैर सकता है। तो जल जो है वह अलग प्रकृति दिखाता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे जब पदार्थ की अवस्थाएं जब आसपास शुद्ध पदार्थ वगैरह में जब हम देखेंगे कि ऊर्ध्वपातन वगैरह के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें बताऊंगा। उसमें एक आता है आपका तापमान और दाब का ये ग्राफ आएगा, जिसमें आपका जल का ग्राफ थोड़ा सा अलग रहेगा और दूसरे पदार्थों का ग्राफ अलग। एक केवल जल के लिए ही एक अलग ग्राफ आता है ना, जिससे आपको पता चल पाएगा कि तापमान कम होने से आयतन क्यों बढ़ता है ना। और यहाँ पर देखिए जब हम आयतन बढ़ाते हैं, बर्फ का आयतन अधिक है तो ऑटोमेटिक सी बात है घनत्व तो कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए तो जब ये जल के लिए हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव से कम हो जाएगा यहाँ पर इसका घनत्व, है ना, और यहाँ पर ठोस से अधिक हो जाएगा। केवल जल के केस में है, अन्य पदार्थों के केस में आपका सारा टेबल सेम रहेगा। तो ये कारण है कि बर्फ जो है पानी के सतह पर तैरता है। अब जैसे जिसका घनत्व अधिक है वो क्या करेगा, डूब जाएगा। जिसका घनत्व पानी से अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरते रहेगा, है ना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का घनत्व पानी से कम होता है तो लकड़ी तैरती रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में आसानी से समझा सकूं, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन वगैरह और इससे कुछ भी रिलेटेड हो, और जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अगर देख रहे हों तो इसके लिए मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक अलग वीडियो लाने का प्रयास भी करूँगा। ठीक है, तो और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।